हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है चीफ की दावत। भीष्म शाहानी जी द्वारा रचित यह कहानी है। इस कहानी से पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। चीफ की दावत कहानी की मूल संवेदनाओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा, चीफ की दावत एक यथार्थवादी कहानी है, कैसे? तीसरा, चीफ की दावत कहानी मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिकता का दर्पण है, इस कथन का विशद विवेचन करें। चौथा, चीफ की दावत की कलात्मक विशेषताएं स्पष्ट करें। इन सभी प्रश्नों का आंसर एक ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म शाहानी हिंदी के एक बहुत चर्चित कथाकार हैं। विभाजन की पीड़ा को उन्होंने विस्थापन के समय पूरी तरह भोगा है और उसी के मध्य अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अभाव का दर्द, संघर्षशीलता, मनोबल की दृढ़ता, अपनी परंपरा से जुड़े रहने की चेष्टा जैसे संदर्भ सहज ही दृष्टिगत होते हैं। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने अपनी अनेक कृतियों में निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की विसंगतियों और उसी से संबंधित मानवीय आचरण के अंतर्विरोधों का प्रभावी चित्रण किया है। चीफ की दावत कहानी उनके इस लेखन की उक्त समस्त विशेषताओं का संकलन मानी जा सकती है। आज़ादी के बाद स्थापित हो रही अंध महत्वाकांक्षा किस प्रकार खून के रिश्ते तक को तिरस्कृत करने की चेष्टा करने लगी है, यह कहानी उसका जीवंत दस्तावेज बन प्रस्तुत हुई है। लेकिन लाभ की संभावनाएं व्यक्ति के आचरण को किस प्रकार आमूल चूल बदल देती है, कहानी इस यथार्थ की भी प्रभावी प्रस्तुति करती है। चूँकि ये संदर्भ अद्विधि प्रभावी है, अतः कहानी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। संवेदना के अनेकानेक संदर्भों में से कुछ प्रमुख संदर्भों का अवलोकन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, स्वार्थपरता का यथार्थ। स्वार्थ इंसान के चिंतन पर प्रभावी व धरातल है। जहाँ खड़ा होकर इंसान केवल अपने बारे में न केवल चिंतन करता है, बल्कि अपेक्षित अर्जन के लिए नैतिकता, संवेदना, रिश्ते, मानव मूल्य सभी का विस्मरण कर देता है। लेकिन जहाँ इस स्वार्थ की पूर्ति की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, वहाँ वह बिल्कुल बदले मिजाज में प्रस्तुत होता है। चीफ अर्थात उसके कार्यालय का मुखिया उसके घर दोपहर के भोजन पर आ रहा है, अतः वह उसे खुश करना चाहता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी तरक्की हो जाएगी। ऐसे में वह घर की समस्त अटपटी चीज़ों को छिपाना चाहता है और साथ ही बूढ़ी माँ को भी। आशय मात्र इतना ही है कि चीफ खुश होना चाहिए। वह बड़ी मुश्किल से माँ को बरामदे में बैठाने का निर्णय ले पाया, लेकिन जब चीफ माँ की प्रशंसा करता है और उनसे फुलकारी बनाने का आग्रह करता है, तो शामनाथ को लगता है कि माँ उसकी तरक्की का जरिया बन सकती है, तो माँ के प्रति उसका नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाता है। सांप्रतिक जीवन दर्शन का यह एक ऐसा घिनौना यथार्थ है जो रिश्ते के प्रति हमारी संवेदना और हमारे संस्कारों का स्वरूप ही बदल चुका है। दूसरा, लंपटता और धूर्तता। आज का इंसान अपनी उपलब्धियों के लिए कहीं भी और कुछ भी करने को तैयार है। इसके कारण उसका समूचा जीवन दर्शन ही बदल गया है। फलतः आज हर कोई मुखौटा धर्मी दृष्टिगत होने लगा है। शामनाथ अपने चीफ को किसी भी प्रकार से खुश करना चाहता है, मात्र इसलिए कि उसे तरक्की चाहिए। माँ की उपस्थिति उसे बाधक लगती है, परंतु जैसे ही उसे लगता है कि माँ उसकी आकांक्षा की पूर्ति का एक सहज माध्यम बन सकती है, माँ के प्रति उसका नज़रिया ही बदल जाता है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि माँ के प्रति उसके आचरण का बदलाव हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि लंपटता और धूर्तता का ही प्रतिरूप माना जाएगा। पुरानी और नई पीढ़ी का अंतर। किसी भी परिवर्तित या विकसित होते समाज की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि उसकी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच, आचरण, मान्यता, कुल मिलाकर कहे तो जीवन दर्शन में जमीन आसमान
का अंतर होता है और टकराव की अवस्था में पराजय प्रायः पुरानी पीढ़ी को झेलनी पड़ती है। वह वहीं सुरक्षित है और संरक्षित है जहां या तो नई पीढ़ी में परंपरागत संस्कार शेष हैं या फिर पुरानी पीढ़ी उसकी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बन सकती है। इस कहानी में माँ और सामना के यथार्थ द्वारा इसी विसंगति की प्रभावी प्रस्तुति हुई है। चौथा, मजबूरी का यथार्थ। मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। कहानीकार माँ के माध्यम से हमें यह सत्य को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने का संकेत देता है। जिस माँ ने बेटे के लिए अपने गहने तक बेच दिए, वही बेटा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उस माँ के समक्ष त्याग का इस कदर विस्मरण कर देता है कि माँ हरिद्वार जाने का मन बना लेती है, परंतु पुत्र का अहित फिर भी नहीं सोचती। यह यथार्थ हमारे आज के मध्यवर्गीय परिवारों का ऐसा यथार्थ है जिसे हम सहज ही नकार नहीं सकते। पांचवा, सांकेतिक जीवन दर्शन। आज़ादी की दहलीज पर हमारा जीवन जीने का नजरिया ही पूरी तरह बदल गया है। अंध महत्वाकांक्षा ने व्यक्तित्व को ऐसा कलेवर दे दिया है कि अंतिम रूप में किसी के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं। ऐसे में व्यक्ति किसी पर कैसे विश्वास करे, क्योंकि स्वार्थ किसी से भी आत्मलाभ के लिए कोई भी विश्वासघाती कदम उठा सकता है। ऐसे में जीवन यापन का एक सीधा सा रास्ता यही बचता है कि हम निरंतर अपनी उपादेयता बनाए रखें। माँ उस घर में पुनः प्रासंगिक मात्र इसलिए बन गई है कि उनकी उपादेयता वहाँ स्थापित हो गई है, अन्यथा उन्हें शायद अपनी सुख शांति के लिए हरिद्वार जाना ही पड़ता। आज हमारे बुजुर्गों की दुर्दशा की मूल कारण यही सत्य है कि वे अपने परिवारों के लिए अपनी उपादेयता खो बैठते हैं। कहानी संवेदना की दृष्टि से जितनी सशक्त रचना है, कहानी कला का भी इसमें इतना ही सार्थक उपयोग किया गया है। इसकी कथा वस्तु सामाजिक आर्थिक संदर्भों से जुड़ी होकर भी मनोवैज्ञानिक अधिक मानी जाएगी। इसके 3 मुख्य पात्रों के चीफ को केवल सहायक पात्र कह सकते हैं, लेकिन श्यामनाथ और माँ मुख्य पात्र हैं। दोनों परस्पर पूरक हैं, सहज, स्वाभाविक और विश्वसनीय हैं। संवादों का बहुत ही सार्थक उपयोग हुआ है। घटनास्थल पंजाब होने के कारण और अपेक्षा के अनुसार हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी शब्दों का व्यवहारिक और प्रभावी उपयोग हुआ है। शैली के सभी 6 रूप, विवरण, वर्णन, भाव, विचार, आत्मकथात्मक और हास्य व्यंग मिलते हैं। कहानी आज़ादी की दहलीज पर लिखी गई प्रतीत होती है, परंतु इसमें प्रस्तुत संदर्भ कहानी को देश काल की सीमा से मुक्त कर देते हैं। इसका वातावरण क्रमशः सामान्य, गंभीर और अतः स्मर्मस्पर्शी बन गया है। इसका उद्देश्य बदलते परिवेश में हमारे जीवन मूल्यों, आचरण, चिंतन आदि में आ रहे बदलाव का निदर्शन करना है, जिसमें रचनाकार पूरी तरह से सफल रहा है। इस प्रकार साम्प्रतिक जीवन दर्शन का जीवंत दस्तावेज बन प्रस्तुत होने वाली यह कहानी संवेदना और शिल्प की दृष्टि से एक सशक्त रचना मानी जा सकती है।